जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिर बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं मैथमेटिक्स का। और प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले चलिए इस मोटिवेशनल लाइन से हम लोग शुरू करते हैं। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसले की ज़रूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास उसी का लिखा जाता है जिसके पास हौसला होता है, और वैसे व्यक्ति का लिखा जाता है जो समाज या देश के लिए कुछ अलग करता है। वैसे व्यक्तियों के लिए ही जो है इतिहास लिखा जाता है। तो चलिए आगे हम लोग सेट को देखते हैं। दो इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितने समय लगेंगे? देखिए, ये पाइप एंड सिस्टर्न का हिसाब है, नल और हौज का। तो हम बता चुके हैं टाइम एंड वर्क, नल एवं हौज दोनों में एक ही फॉर्मूला का उपयोग हमेशा आप कीजिए। तो क्या ये यूनिवर्सल चीज़ है, एडी एफिशिएंसी इंटू डे बराबर वर्क। इसी पे सभी हिसाब आपका बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ए और बी क्या है, 22 घंटे और 33 घंटे में भर सकता है। तो ए का जो है समय क्या है, 22 है, और बी का समय हमारा क्या है, 33 है। अब दोनों से काम कराने का हमको ये है, दोनों से हमको काम लेना है। तो काम कितना लेना है, तो सबसे पहले 22-33 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 22-33 का एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। यानी 66 भाग हमको काम कराना है, 66 लीटर पानी भराना है या 66 टैंक भराना है, जो भी कर लीजिए, ये 66 भाग हमको काम कराना है। ये हमारा क्या है, वर्क है, यानी काम है। 66 काम उससे हमको लेना है दोनों से, जो भी दोनों ले या एक करे, जो भी करे। अब इसका तो इस तरह से अगर 22 घंटे में 66 काम 22 घंटे में एक काम करता है तो 66 काम करने के लिए उसका एफिशिएंसी क्या निकल जाएगा, इफिशिएंसी वर्क बटे डेज, यानी कि 66 बटे 22 कर देंगे तो 3 हमारा इफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है, इसका इफिशिएंसी क्या आ जाएगा, बी का 2 आ जाएगा। 33 दूनी 66, यानी डे बराबर इफिशिएंसी बराबर वर्क बटे डे कर देंगे। ये डे है हमारा, ये वर्क है। ठीक है, ये हमारा क्या है, डेज है, तो वर्क बटे डेज कर देंगे तो इफिशिएंसी 2 निकल जाएगा। यानी कि सेम समय में ए 3 भाग काम कर सकता है और बी 2 भाग काम कर सकता है। इफिशिएंसी क्षमता का मतलब यही होता है कि दोनों का समय इक्वल कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसका कितना क्षमता है दोनों में काम करने का। तो ये हो गया। अब कहता है कि एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप को ए को बंद कर दिया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो करना क्या है, हम मान लिया जाए टंकी को x घंटे में भरवा देते हैं। टंकी x घंटे में भरता है। ठीक है, टंकी को भरने में x घंटे का समय लगता है, ये मान के हम लोग चलिए। तो x घंटे में लगेगा तो क्या है, a जो है 3 घंटे पहले बंद हो जाएगा, यानी a चलेगा कितना, जो है a x माइनस 3 घंटे तक चलेगा, चूंकि भरने से वो 3 घंटा पहले बंद होगा। और b हमारा क्या चलेगा, b जो चलेगा वो जो है शुरू से अंत तक चलेगा, यानी x घंटे तक चलते रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यही चीज़ है। अब यहाँ पे है क्या, 3 घंटे पहले ए को बंद करना होगा। तो x घंटे में अगर टोटल टंकी पूरे सपोज दैट मान के चलिए 10 घंटे में भर रहा हो, तो 10 घंटे में ए क्या चलेगा, 3 घंटा पहले बंद हो जाएगा, तो यानी ए 7 घंटा चलेगा, लेकिन बी जो है 10 घंटा चलेगा। ठीक है, तो उसी तरह से x घंटे में अगर भरता हो तो ए क्या चलेगा, x माइनस 3 घंटे चलेगा, और बी क्या चलेगा, x घंटे तक हमारा ये चलते रहेगा। तो अब देखते हैं कि ए कितना काम करेगा और बी कितना काम करेगा। तो ए जो है हमको क्या करेगा, x माइनस 3 घंटे में क्या करेगा, तो ए की क्षमता 3 है, तो इसका मतलब है ये काम करेगा क्या, x माइनस 3 गुने 3, है ना। वर्क जो है क्या करेगा, ये इसका क्षमता 3 है और ये x माइनस 3 घंटा है, तो वर्क बराबर इफिशिएंसी इंटू डे। तो इफिशिएंसी इसका 3 है और इसका डे मीन्स समय, टाइम कर लीजिए, तो टाइम x माइनस 3 घंटा। तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, तो इसका वर्क निकल गया। तो ये x माइनस 3 गुने 3, यानी इतना वर्क ए करेगा। बी क्या करेगा, तो बी हमारा करेगा, चूंकि बी का क्षमता 2 है, तो ये करेगा 2x, 2 गुने x 2x। दोनों मिल करके ये हमारा काम करेगा। ठीक है, दोनों मिल करके हमारा ये काम करेगा। तो टोटल काम हमको करवाना कितना है, यहाँ से आपको पता है, यहाँ से काम हमको करवाना है 66, तो बराबर 66। ठीक है, x माइनस 3 घंटे गुने 3, ये दोनों का ये ए का निकल गया वर्क, और ये 2 गुने x यानी कि b का वर्क निकल गया। दोनों मिल करके अगर काम करवाना है तो हमको 66 भाग काम चाहिए, तो 66 भाग तो दोनों को जोड़ दिए, तो ये हमारा 66 भाग के बराबर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3x और माइनस 9 प्लस 2x बराबर 66। ठीक है, तो 3 2 5x, और ये हमारा 9 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 66 9 ये जुट जाएगा, ये 9 हमारा उधर जाकर के क्या हुआ, 66 प्लस 9 हो जाएगा, ये अर्थात 75 हो जाएगा, यानी 5x बराबर 75।
अर्थात 15 पचे 75, एक्स का मान हमारा क्या निकल के आया, 15 निकल के आया। ये 15 क्या एक्स हम क्या माने थे, एक्स घंटे में भरता है टंकी को माना था, तो एक्स घंटे में भरता है यानी कि एक्स का मान 15, यानी टंकी जो है पूरा हमारा 15 घंटे में भर जाएगा। इस तरह से जो हिसाब है आपका बन चुका है। एक्स जो यही पूछ रहा है कि दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे में भरे जाएंगे, तो कुल 15 घंटे में वो टंकी को भर देगा। उम्मीद है कि इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये क्या है, स्कैंडिंग और डिस्कैंडिंग ऑर्डर का हिसाब है, ये बढ़ते क्रम और घटते क्रम का हिसाब है। लेकिन इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए दोनों का फ्रैक्शन जो है 9/16, 13/24 सभी में इसी फ्रैक्शन का उपयोग किया गया है। सिर्फ साइन को यहाँ पे चेंज किया गया है, कहीं लेस देन इक्वल टू है तो कहीं ग्रेटर देन इक्वल टू है, कहीं इक्वल टू है, कहीं ग्रेटर देन है, कहीं लेस देन है। तो यहाँ पे इस तरह का जब हिसाब आवे और पूछे कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मेथड का उपयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मेथड का उपयोग। तो क्रॉस मेथड का मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 24 नमा अगर कीजिएगा तो 9 16 हो जाएगा, और 16 को 13 से गुना करिए, 13 का 78 और 13 का 13 7 20, ये 208 हो जाएगा। अब देखिए कि 216 क्या है, बड़ा है 208 से, और यहाँ पे साइन क्या लगा हुआ है, आपका साइन लगा हुआ है लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल टू लगा हुआ है, इसका मतलब ये साइन गलत है। 216 बड़ा होना चाहिए 208 से, यानी कि 216 ग्रेटर देन 208 होना चाहिए, ये होना चाहिए, तब हमारा जो है ये सही होता। तो ये साइन कहाँ पे लगा हुआ है, ये साइन यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो चलिए ये हिसाब था स्कैंडिंग एंड डिस्कैंडिंग ऑर्डर का, कोई खास बात नहीं था, ये आप लोग जानते होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है 10% और 5% की दो क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो क्रमागत छूट है, क्रमागत छूट का जो है 10, अगर ये जो है डिस्काउंट का हिसाब है, ये इसमें क्या रहा है, क्या अगर कोई भी ग्राहक को एक बार हम 10% देते हैं छूट, उसके बाद फिर 5% देते हैं, तो नहीं, वैसा नहीं, हमको एक बार एक तो छूट देना है जो कि इसके बराबर हो। तो इसके लिए आपके पास एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, क्या, x + y माइनस XY/100। ये दो छूट है, x% और y% दो छूट रहे, तो उसके बराबर एक तो छूट निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा दीजिए, इसी पे हिसाब बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 5 15, अब 15 माइनस 10 × 5 = 50/100, अर्थात ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। तो ये 15 माइनस 0.5, अर्थात आपके पास निकल के क्या आएगा, 14.5%। यानी कि ये दोनों छूट के बराबर एक छूट हमारा 14.5% को ग्राहक को दे दिया जाए, और दोनों अलग अलग छूट दिया जाए तो भी दोनों बराबर ही होगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन देखेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, इसलिए ऑप्शन ई फॉर एक्सीलेंट। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये सिंप्लीफिकेशन है यहाँ पे, लेकिन सिंप्लीफिकेशन है तो इसमें 2-3 कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आपका छूटा हुआ ये मंझली ब्रैकेट है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका उपयोग कीजिए बोर्ड मास का, है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो इसका उपयोग कीजिए। तो ब्रैकेट में भी जो है सबसे पहले एक रेखा कोष्ठक होता है, इसको बार कोष्ठक बोलते हैं, उसके बाद छोटी ब्रैकेट होता है, उसके बाद मंझली ब्रैकेट होता है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का हम लोग जो है क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए क्या है, 7 5, ये रेखा कोष्ठक है, ये लाइन मत समझिएगा, ये रेखा कोष्ठक इसको बोलते हैं, बार ब्रैकेट बोलते हैं उसको। तो रेखा कोष्ठक है, तो सबसे पहले इसका क्रिया हमको करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है, 56 + 15 प्लस मंझली ब्रैकेट, उसके बाद 12 माइनस 9 + 6 - 5 + 7 पर जो है रेखा कोष्ठक, ये दोनों पे रेखा कोष्ठक है, फिर ब्रैकेट सब बंद है। इस तरह से तो सबसे पहले हम लोग क्रिया किसका करेंगे, तो रेखा कोष्ठक का क्रिया करेंगे। तो 56 + 15 + 12, और ये क्या हो जाएगा, 7 में से 5 चला जाएगा, 2 बचेगा, तो 9 + 6, और ये प्लस में 2 बचेगा। इस तरह से लिखेंगे तो रेखा कोष्ठक हमारा समाप्त हो जाएगा। अब जो है छोटी ब्रैकेट के अंदर आ गया, यहाँ पे माइनस दे दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए 56 + 15 प्लस मंझली ब्रैकेट शुरू है 12, और माइनस ये क्या हो जाएगा, 6 × 2 = 8, 9 × 8 = 17, तो 17 प्लस में और गुना माइनस होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर जो है माइनस हो जाएगा। 9 × 6 = 15, 2 17 प्लस में होगा, प्लस गुने माइनस फिर कीजिएगा, तो माइनस में 17 ये हमारा चलाएगा। अब इस तरह से छोटी ब्रैकेट समाप्त हो गया, ये मंझली ब्रैकेट अब लग गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ से तो
इसको जोड़ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 5 11 यानी कि 5 1 6 1 7 71 हो जाएगा ये, और ये प्लस में बचेगा। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, 12 माइनस 17 यानी कि ये माइनस का 5 बच जाएगा। ठीक है, ये 12 रुपये आमदनी है आपके पास और 17 रुपये खर्च है, तो हमारा खर्च ही रह गया। अब चलिए आगे चलते, 71 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 है ना। तो ये हमारे पास अब रिजल्ट क्या आ जाएगा, 11 में से 5 गया 6 और 66, यानी हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो 66 आ गया प्लस का। तो इस तरह से आपका कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये भी चला जाएगा ई ऑप्शन में, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई फॉर एक्सेलेंट। देखिए आगे क्या कहता है, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका योग 180 है, दोनों 180 है, दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हिसाब है, ये आपको कुछ है नहीं, ये आसानी से बन जाएगा। क्या है, तो दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका योग 180 है। ठीक है, तो दो संख्या है और इसका अनुपात क्या है, 3:7 है। ध्यान दीजिएगा, ये पहली संख्या मान के चलिए, ये सेकंड मान के चलिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों का योग क्या है, तो 180 है। ठीक है, तो योग का जो है यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में देखेंगे तो योग का जो है समान राशि का हम लोग तुलना समान राशि से करते हैं, तो 180 है योग, तो यहाँ पे वास्तव में 180 योग है, तो अनुपातिक योग कितना होगा, 3 7 10 हो जाएगा। ठीक है, समान राशि का तुलना समान से कर दिए। अब चाहिए हमको क्या, तो चाहिए दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर। तो धनात्मक अंतर तो यहाँ पे बड़ी संख्या में क्या है, 7 है और छोटी संख्या 3 है, तो इसलिए 7 में से 3 आप घटाइए, तो यहाँ पे ये जो है अनुपात का अंतर यानी 7 - 3 हो जाएगा, और ये गुना कर देंगे इसमें, तो हमारा जो है अंतर निकल जाएगा। ठीक है, तो 180/10 गुने 4 कर दीजिए, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 18 × 4 = 72। यही हमारा संख्या का धनात्मक अंतर हो गया, है ना। धनात्मक कहने का मतलब है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है, तो संख्या बड़ी वही होगा जिसका अनुपात बड़ा है, और जो छोटा है अनुपात है वो संख्या छोटी होगी। 3 में से 7 घटाइएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो इसीलिए वो लगा दिया क्वेश्चन की धनात्मक निकालने का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी का आपको घटाना है, यानी बड़ी अनुपात में से छोटी अनुपात घटा करके, तो ये आपका रिजल्ट 72 हो गया। तो इसका भी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से इसका भी ऑप्शन जाएगा ई फॉर एक्सेलेंट। चलिए आगे आप चलते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर तथा 465 लीटर है ना। एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल हैं, कितना कितना है, तो 403 लीटर, 434 लीटर तथा 465 लीटर है। यदि वह इनको समान धारिता वाले टीनों में अलग अलग भरना चाहते हैं तो टीनों की कम से कम संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इतना इतना लीटर तेल है और वो चाहता है क्या, जो है कि समान धारिता मतलब जो है उसका सभी में जो है तेल समान वेट में आवे। धारिता मतलब वजन, यानी कि अगर सभी में भर रहा है तो 10 लीटर के कंटर में भरे तो 10-10 लीटर सभी में भरा है ना। 15-15 लीटर भरना चाहे तो सभी में 15-15 लीटर ही रहे, 16 लीटर किसी में नहीं हो, ये करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 403 लीटर है, 434 लीटर है, 465 लीटर है, सभी को अलग अलग तरह का तेल है मान के चलिए, और सभी को समान कंटर बनाना है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, वैसी संख्या हमको ढूंढना पड़ेगा जो ये सभी को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो सभी को डिवाइड करने के लिए तो इसका मतलब क्या है, वैसी मैक्सिमम महत्तम संख्या चाहिए जो सभी का जो है डिवाइड करे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, महत्तम निकालते हैं। तो 403, 434, 465 का महत्तम निकालना होगा हमको। तो महत्तम निकालेंगे 403, 434 और 465, ये सभी का आपको महत्तम निकालना है। तो चूंकि संख्या बड़ी है तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले अंतर देखते हैं। तो डिफरेंट देखते हैं, तो बड़ी संख्या और उससे जो छोटी है उसको डिफरेंट देखेंगे। तो 5 में से 4 गया 1, और ये 6 में से 3 गया 1, यानी 6 में से 3 गया 3, तो 31 आ गया। तो 31 देखिएगा ये दोनों संख्या को डिवाइड करेगा या 31 का गुणक जो है इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 31 से इसको भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 31 से कम 31, और बाकी बच गया क्या, 3 में से 1 2 और 4 में से 3 गया 1, 124, 100 कितना, 3 में से गया 2 और 4 में से 3 गया, ठीक 124, और 124 को ये 4 बार में डिवाइड कर देगा। तो इसलिए 31 से 434 भी डिवाइड होगा, और ये 31 से ये भी डिवाइड हो ही जाएगा। आप करके भी देखिएगा। तो अब देखना ये दोनों का जो है 31 महत्तम निकल गया, लेकिन अब इसको देखना है कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 31 से कम 31 पड़िएगा तो ये बच जाएगा 9 93, तो 31 तिया 93, यानी ये भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका भी महत्तम हमारा निकल के 31 आ गया। अब ऐसा जो है हमको लेना है कि 31 लीटर का गैलन लेंगे तो जो है हमारा सभी में जो है 403 में भी भाग ले जाए, इसका भी बन जाएगा हमको कंटर 31, इससे भी बना लेंगे 31 लीटर का, और इससे भी बना लेंगे 31 लीटर का। तो 31 लीटर का बनाएंगे तो सभी तेल मिलाकर के कितना कंटर होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, 403 अजोड़ 434 अजोड़
465। टोटल तेल कितना लीटर है ये पहले हमको देखना होगा। तो ये तेल देखना होगा कितना लीटर है। तो 5 4 9 3 12 के 2 बाकियत में 1, 6 1 7 3 10 के 0 बाकियत में 1, और 4 1 5, 5 4 9 4 13, यानी हमारे पास कितना है 1302 लीटर तेल है। और हमको बनाना क्या है, 31 लीटर का कंटर बनाना है। तो 31 से भाग दे दीजिए इसमें। तो 31 से भाग देने के बाद क्या होगा, 3 चौक 12, 4 1 4, यानी 3 चौक 12 142, 4 1 4 4 3 12, यानी कि हो जाएगा कितना 124। तो 124 4 मरते लगेगा तो 124 हो गया। तो 36 62, यानी 31 दूनी 62 है ना। अर्थात हमारे पास जो कंटर बन के आएगा 42 कंटर हमारा जो है तेल बनेगा। यानी कि ये सारे तेल को 1302 लीटर को 31 लीटर के कंटर में भरेंगे तो हमारे पास 42 टीन जो है तेल आएगा। 42 टीन तेल आएगा। 42 को 31 से गुना कीजिएगा तो 1302 आएगा। इस तरह से हमारा जो 31 लीटर का समान कंटर बन गया। ये ऑप्शन जाएगा आपका ए फॉर अचीव योर गोल। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ गए होंगे। ये महत्तम समावर्तक यानी महत्तम और लघुत्तम समावर्तक चैप्टर का ये हिसाब है। इस तरह से जब महत्तम बोले, समान धारिता वाला बोले या महत्तम बोले तो हम लोग उस समय महत्तम निकालते हैं। और महत्तम निकालने का अपना अपना तरीका है, ये शॉर्ट तरीका है। इस तरह से हम लोग महत्तम निकालते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे का हिसाब है। एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये लाभ एवं हानि का हिसाब है। तो चलिए देखते हैं। 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्या है, क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होती है। तो क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होने का मतलब होगा कि 1/7 है। अर्थात यहाँ पे ये आपको ध्यान होगा कि ये हमारा क्या होता है, सीपी होता है, और ये हमारा क्या है, लाभ और हानि है। तो चूंकि यहाँ पे क्या है, ये हानि हो गया, चूंकि हानि बोल रहा है, और ये हमारा क्रय मूल्य है। ठीक है। जब बटे में रहे रेशियो में तो इस तरह से हम निकालते हैं। ये क्रय मूल्य नीचे वाला होता है, ऊपर जो है लाभ या हानि है तो ये हानि है। रेशियो मेथड में ये होता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्रय मूल्य हो गया, और जो है हमारा यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रेशियो में अगर बदलेंगे तो हमारे पास ये 7 में से 1 हानि हो रहा है, तो 7 में से 1 घटा देंगे तो ये हमारा क्या होगा, 6 हमारा जो है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य निकल जाएगा। और ये क्या हमारा ये नीचे हमारा क्रय मूल्य रहता है रेशियो में। ये हमारा रेशियो मेथड में इस तरह से आप लोग जानते होंगे। तो हमारे पास आया क्या, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये रेशियो मेथड हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया 7 और विक्रय मूल्य हमारा हो गया 6, 7.6 के रेशियो में। अब कहता है क्या, 144 रुपये बेचने पर, तो 144 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य का तुलना हम लोग विक्रय मूल्य से कर देंगे, यानी समान राशि का तुलना समान से। तो 6 से तुलना कर दिए। और हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। पहले क्रय मूल्य पता हो जाए तब 189 रुपये में बेचेंगे तो क्या लाभ होगा ये देखेंगे। तो क्रय मूल्य पहले निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए तो क्रय मूल्य का गुना कर देंगे, यानी गुना 7 यहाँ पे कर देंगे। तो 6 से 6 दूना 12, 2 14, 6 चौक 24, 24 सतह कितना, 168 रुपया हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया। अब कहता है कि उसी पेन को 189 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो अब आसानी से आप लाभ निकाल सकते हैं। तो लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, 189 माइनस 168, कितना पे लाभ हो रहा है, तो 168 रुपये पे हो रहा है। और परसेंटेज लाभ चाहिए तो 100 से गुना कर दीजिए। तो 9 में से 8 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 1, और 8 में से 6 गया तो आपके पास बचा 2। 21 गुने 100 बटे 168, ये काट दीजिए, फिर कट जाएगा आपका 8 मरते है ना, 4 से फिर काट दिए, 4 दूना 8, 4 25 100, अर्थात 25/2 आपका 25/2%, अर्थात आपका 12.5% जो है आपका जो है लाभ निकल के आ गया। यही 12.5% आपका जो है रिजल्ट हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए फॉर अचीव योर गोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चला गया। बातें समझ गए होंगे क्या है लाभ और हानि। तो हानि क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1/7, क्रय मूल्य का 1/7, तो 1/7 ये फ्रैक्शन में है ऑलरेडी। तो फ्रैक्शन में तो ये रेशियो मेथड हम यहाँ पे लगा देंगे, फ्रैक्शन मेथड है तो ठीक है। तो क्रय मूल्य जो हमारा 7 हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला क्या होता है, हानि हो गया। ठीक है, तो 7 में से 1 चला गया तो 6/7 हो गया। तो 6/7 ये 6 हमारा विक्रय मूल्य हो गया, 7 हमारा क्या हो, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य में जब हानि घटा देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य। तो ये रेशियो में निकल गया, क्रय मूल्य 7 हमारा, विक्रय मूल्य 6। अब हमको चाहे यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 144 रुपया विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो
जो है सेम राशि का तुलना सेम से करते हैं, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से हम लोग कर दिए, तो विक्रय मूल्य क्या है 144 है और यहाँ पे रेशियो में 6 है, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दिए और गुने 7, क्रय मूल्य जो है हमको निकालना है तो गुना 7 से कर दिए, क्रय मूल्य हमारा निकल गया 168 रुपये। अब कहता है उसी चीज़ को 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ क्या, तो 189 में बेचा जाएगा तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य घटा दिए क्रय मूल्य में सॉरी विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा दिए तो ये निकल के आया हमारा 21 और जो है बटे किस पे, तो क्रय मूल्य पे इतना लाभ हो रहा है और गुने परसेंटेज तो 100 से गुना कर दीजिए तो ये हमारा 12.5% निकल के आ गया। उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। दो सहआभास संख्या का लघुत्तम कितना होगा, ये क्वेश्चन इस तरह से थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। सहआभास संख्या क्या कहते हैं, वो ऐसा संख्या जिसका मौसो 1 हो, तो सहआभास संख्या जैसे 3 और 7 ये सहआभास संख्या है, ठीक है, को प्राइम नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे आपको फिर मान के चलते हैं क्या 5 और 11 ले लीजिए, ठीक है, 5 और 11 तो ये भी क्या है को प्राइम नंबर है। अब इसका कहता है कि दो सहआभास संख्या यानी दो सहआभास संख्या ये है तो इसका मोसो क्या होगा, तो मोसो सॉरी लोसो क्या होगा, तो लोसो क्या होगा, इसका 5 नहीं इसमें है, 5 11 में नहीं है, नहीं तो जो है 5 में 11 आएगा, ठीक है, 11 में नहीं तो 5 है और नहीं तो 5 11 में, तो लोसो निकालने का मतलब इसका मल्टीपल हो जाएगा, यानी 5 और 11 का गुना कर दीजिएगा और 3 और 7 का गुना कर दीजिएगा, सभी आपस में क्या होगा गुना हो जाए तो सहआभास संख्याओं का गुणनफल होगा। बातें समझ रहे होंगे। ये सहआभास संख्या उसको कहते हैं जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो तो 3 और 7 का महत्तम समावर्तक निकालिएगा तो 1, और इसका लोसो जो होगा वो सहआभास संख्याओं का गुणनफल ही लोसो होता है। चलिए आगे चलते हैं। विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, दो रेलगाड़ी है और दोनों विपरीत दिशा से आ रहा है और कहता है कि पार करने में इतना समय लगता है, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित यानी दोनों गाड़ियों का संयोजित मतलब हुआ दोनों का कंबाइंड जो है यहाँ पे चाल क्या होगा, ये चीज़ें पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा दो रेलगाड़ी क्या है विपरीत दिशा से आ रहा है, ठीक है, विपरीत दिशा से चल रहा है। एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है मान के चलिए, ठीक है, ये चल रहा है, तो विपरीत दिशा से आप जानते होंगे रेल का ये रेलगाड़ी का ये क्वेश्चन है, तो टाइम में रेलगाड़ी में क्या होता है जब तक ये इंजन पूरा पार नहीं होता है कोई भी चीज़ से तब तक पार नहीं माना जाता है, तो एक दूसरे से चलेगा तो ये रेलगाड़ी क्या होगा, ये लंबाई जो है यहाँ की लंबाई यहाँ से और इस रेलगाड़ी की लंबाई दोनों जब स्थिति पार करने में होगा तो क्या स्थिति बनेगा, ये ध्यान दीजिए। तो पार करने के बाद ये स्थिति इस तरह से होगा, ठीक है, पार करने के बाद स्थिति देखिए ये बनेगा, पार करने के बाद क्या हमारा स्थिति ये बनेगा, देखिए पार करना इंजन पार करना तो इतनी लंबाई प्लस इतनी लंबाई ये दोनों की लंबाई हो जाएगा, तो यहाँ से जो पार करेगा तो इतना लंबाई जो है ये लंबाई और ये लंबाई दोनों लंबाई जुड़ जाएगा। जब विपरीत दिशा में होता है तो दोनों का लंबाई जुड़ जाता है, ये चीज़ हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। तो पार करने में लगा समय बराबर आप लोग जानते होंगे समय बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल चाल, यानी कुल दूरी मिस हो गया, ट्रेन अगर पार कर रहा हो तो ऐसा उसको कर दीजिए कि लंबाई का योग बटे चालों का योग, लंबाई का योग बटे चालों का योग, ठीक है, तो चालों का योग। तो समय क्या है हमारे पास, तो समय 9.3 सेकेंड है, 9.3 सेकेंड है और लंबाई का योग तो 152.5 और जोड़ 157.5 और ये क्या है चालों का योग हो जाएगा, तो इसको रखिए चालों का योग, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास निकल के आएगा 5 5 10 के 0 और 7 2 9 1 10 के 0, बाकियत में क्या है 1 5 5 10 1 11 का 1, बाकियत में 1 1 2 1 3, ठीक है, 310.0 और ये 9.3 को यहाँ पे ले आइएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा तो ये तो बच गया 310 बटे 9.3 अर्थात इसको हटा दीजिएगा तो 1 0 यहाँ पे लग जाएगा और ये निकलेगा क्या, तो चालों का योग बराबर इतना, चलिए इसको बढ़िया से लिख देते हैं, चालों का योग बराबर इतना।
ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस दोनों को जोड़ेंगे तो 310.0 होगा, यानी 310 बच जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे इस ये जो है इधर गुना में है तो इधर आकर के ये भाग में आ जाएगा, चालों का योग यहाँ पे आ जाएगा हमारा, क्रॉस कीजिएगा तो ये 9.3 नीचे आ जाएगा और चालों का योग उधर चला जाएगा। तो ये 310 हो गया, तो 9.3 है तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लगाएंगे। अब यहाँ पे इसको काट दीजिए, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो काटने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 31 तिया 93, यानी 3 31 से कम 31, 100 31 तिया 93, एक यहाँ पे क्या होगा, 31 से का 3100, 100/3। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या निकला, ध्यान दीजिएगा 100/3। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये क्या है, गाड़ी की लंबाई मीटर में है और ये भी क्या है, सेकंड में है। तो ये हमारा जो चाल निकलेगा मीटर पर सेकंड निकलेगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड, लेकिन चाल आपका पूछ रहा है क्या, किलोमीटर प्रति घंटा में। ध्यान दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बदलने के लिए बता चुके हैं। अगर छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलना हो तो बड़ी से गुना करना पड़ेगा, बड़ा अंक रखना पड़ेगा ऊपर, 18/5 से इसको गुना कर दीजिए। तो 3 छक 18 और 20 25 100, अर्थात 120 किलोमीटर पर आवर। यही आपका रिजल्ट हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका जाएगा कौन, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए, बातें आप समझ गए होंगे, चलिए आगे चलते हैं। T1 T2 का औसत 15 है, T3 और T4 का औसत 35 है। T1 T2 T3 T4 का औसत कितना हुआ, ये कुछ नहीं है, ये दो संख्या का औसत क्या है, 15 है, तो इसमें 2 से गुना कर दिए तो योग हो जाएगा, और ये दो संख्या का योग औसत ये है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, प्लस 35 दूना 70, और टोटल संख्या 2 2 4 हो गया। तो औसत निकाल देंगे तो 100/4 अर्थात 25, यानी 25 कुछ में है नहीं तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ई फॉर एक्सेलेंट। चलिए आगे चल। 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष है, पी क्यू तथा आर की वर्तमान औसत आयु 20 है, आर की आयु 10 वर्ष बाद क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पूर्व कहता है, 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष है, तो पी प्लस क्यू है ना, वर्तमान है तो वर्तमान से 5 वर्ष पहले तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले क्या होगा, जो है औसत आयु क्या है, 15 है, एवरेज 15 है। तो 5 वर्ष के बाद जब वर्तमान, ये हमारा क्या है, वर्तमान है, मान के चलिए यहाँ पे वर्तमान है, तो 5 वर्ष पहले 15 था, तो वर्तमान में जब आएंगे तो हमारा क्या होगा, औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी P प्लस क्यू का वर्तमान जो है औसत आयु क्या हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। और कहता है P Q तथा R की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है, P प्लस Q प्लस R की जो है औसत आयु क्या है, 20 वर्ष है। तो पूछता है कि R की आयु 10 वर्ष बाद, R की आयु क्या है, 10 वर्ष के बाद, यानी प्लस 10 वर्ष के बाद R की आयु क्या होगा। तो P प्लस Q का वर्तमान औसत आयु 20, P प्लस Q R का औसत आयु 20, तो जो है R का वर्तमान है, तो यहाँ से P प्लस Q का टोटल आयु अगर निकालेंगे तो क्या होगा, P प्लस क्यू का टोटल आयु हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 दूना 40, 2 को 20 से गुना कर देंगे 40 होगा। अब P प्लस क्यू प्लस आर का जो है टोटल आयु क्या होगा, 20 या 60 हो जाएगा, है ना। तो P प्लस क्यू को माइनस कर दीजिएगा तो R का मान निकलेगा, तो R बराबर क्या, 60 माइनस 40 यानी कि 20 वर्ष। 20 वर्ष ये क्या निकला, वर्तमान आयु निकला। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये हमारा वर्तमान आयु R का निकला, लेकिन पूछ रहा है क्या, R का 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद का मतलब 20 प्लस 10 बराबर 30 वर्ष हो जाएगा, यानी कि R का जो है 10 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगा, 30 वर्ष। C फॉर चैलेंज फॉर यू। ध्यान दीजिएगा, P प्लस क्यू का कहता है 5 वर्ष पहले आयु क्या था, 15 वर्ष औसत था, तो औसत में जो है फिर जो है वर्तमान में लाने के लिए औसत 5 वर्ष इसमें जो जुड़ जाएगा, तो ये हमारा जो है P प्लस क्यू का वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष। तो P प्लस क्यू प्लस आर का जो है वर्तमान औसत आयु क्या है, 20 वर्ष दिया हुआ है, तो P प्लस क्यू प्लस आर का वर्तमान 20 और P प्लस क्यू का जो है 20। तो यहाँ से हम लोग जो है वर्तमान में जब आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, टोटल आयु निकालेंगे तो औसत जो है 2 आदमी का औसत कितना है, 20 है, तो 2 आदमी का कुल क्या होगा, 40 हो जाएगा। 3 आदमी का औसत क्या है, 20 है, तो 3 आदमी का औसत 60 हो गया। तो ये वर्तमान जो है टोटल योग हो गया। तो यहाँ से हम लोग दोनों इक्वेशन से R का मान निकालिए, तो P प्लस क्यू आर में माइनस P प्लस क्यू कर दीजिएगा तो R का मान निकल जाएगा, तो 60 माइनस 40 यानी 20। तो वर्तमान आयु R का 20 निकल गया, लेकिन 10 वर्ष बाद पूछ रहा है। 5 साल के प्रतिवर्ष 9% सरल ब्याज पर निवेश किया गया, X उतनी ही ब्याज पैदा करता है जितना Y के निवेश पर 4 साल के लिए प्रतिवर्ष 7.5% ब्याज मिलता है। X तथा Y खोजें। ये कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ साधारण ब्याज का हिसाब है, तो X का 9% बराबर Y का ये
सरल ब्याज 5 साल के लिए, सॉरी यहाँ पे 5 साल होगा, तो x गुने 5 गुने 9 बराबर y गुने कितना होगा 5%, 5 साल के लिए 9% यहाँ लगा दीजिए, और ये क्या है y गुने 4 गुने 7.5%। ठीक है, ये परसेंट हो गया। अब यहाँ से कुछ नहीं है, इसको x बटे y का मान, तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया क्या, देखिए x का जो मान है ये 45, तो x का होगा नहीं, आइए x बटे y अगर निकालेंगे तो ये जो है x का मान 45 नहीं, ये मान हो जाएगा 7.5 गुने 4 कीजिएगा तो 4×5 = 30, ये 30 हो जाएगा x का मान, और ये y का मान हमारा निकल के आ जाएगा 45। इस तरह से हो जाएगा 15 दूना 30, 15 या 45, यानी x अनुपात y का मान आ जाएगा 2:3। ठीक है, 2:3 C4 चैलेंज फॉर यू, ये बना दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। x का RT% निकाल दीजिए और y का RT% निकाल दीजिए, दोनों का बैलेंस कर दीजिए, ये आपका निकल गया। ये भी देखिए, ये p सिंप्लीफिकेशन है, p अनुपात q, p भाग q करना है, तो ये सब पहले इसका सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहाँ भी बोर्ड मास का उपयोग कीजिएगा, बोर्ड मास का उपयोग करके बनाइएगा, है ना। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीपल, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, इसका ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं है इसमें, भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब बनाइएगा, ये सब आसान चीज़ है। 8:x समानुपात x अनुपात 32 है, तो x का धनात्मक मान क्या होगा, तो 8/x बराबर क्या होगा, समानुपात का मतलब बराबर x बटे 32, अर्थात x² बराबर क्या हो जाएगा 8 गुने 32, अर्थात ये क्या हो जाएगा 2 × 16 यानी 24 से 25 256। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा 256, 100 16 256 यानी 16 हो जाएगा इसका आंसर। D4 डाउट क्लियर। चलिए अगला हिसाब देखते हैं। एक खिलौना गाड़ी के वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 56 मीटर यदि 176 सेंटीमीटर दूरी कितने चक्रों में तय कर सकती है, पाई बराबर 22/7। देखिए वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 56 मिलीमीटर है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर है, तो इसको पहले जो है 56 मिलीमीटर को जो है सेंटीमीटर में बदल लीजिए, तो क्या होगा 10 मिलीमीटर बराबर mm बराबर क्या होता है 1 सेंटीमीटर, तो 1 mm बराबर क्या होगा 1/10, और 56 बराबर क्या होगा यानी कि 1/10 गुने 56 अर्थात 5.6 cm सेंटीमीटर। ये सब चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, डाटा तभी अब बनेगा ऐसा। तो वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या इतना है, तो परिधि एक चक्कर पहिया जो मारेगा वो परिधि ये ज्ञात करना है, यही दूरी जब मारेगा ये आगे बढ़ेगा तो इतनी ही दूरी वो करेगा, तो इसलिए परिधि बराबर हम लोग सबसे पहले निकाल देंगे, परिधि बराबर 2πr। ठीक है, तो परिधि हमारा क्या हो गया 2 गुने 22/7 गुने r का मान 5.6, 7 56.8 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या निकल के आएगा 2 गुने 22 गुने 0.8, ये एक चक्कर के बराबर इतना होगा। तो हमको क्या है तो चलवाना कितना 176 सेंटीमीटर, तो कितना चक्कर होता है एक चक्कर, यार इतना सेंटीमीटर हमारा निकला क्या परिधि, तो इतना सेंटीमीटर बराबर एक चक्कर, तो इसलिए 176 सेंटीमीटर बराबर कितना चक्कर, अर्थात 176 बटे इतना कर दीजिए 2 गुने 22 गुने 0.8, इतना चक्कर आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, अब ये दशमलव हटा दिए, ये 0 कर दीजिए। ठीक है, तो 8 से पहले काट देते हैं, 8 दूना 16, 8 दूना 16, ये हो जाएगा 22 दहें के 20 से 2 बचे 10, अर्थात 5 चक्कर वो लगाएगा। 176 सेंटीमीटर चलने के लिए 5 चक्कर, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। E4 एक्सेलेंट। बातें समझ रहे होंगे। देखिए परिधि है, परिधि बराबर 2πr, ये तो सिस्टम यहाँ पे आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए, तो सेंटीमीटर में बदलने के बाद परिधि निकाल दिए, परिधि मतलब हुआ एक चक्कर, तो एक चक्कर के बराबर इतना सेंटीमीटर, हमको चलाना है कितना 176 सेंटीमीटर, तो 176 सेंटीमीटर चलाना है, तो एक चक्कर में इतना, तो अर्थात इतना सेंटीमीटर बराबर एक चक्कर लिखेगा, तो 176 सेंटीमीटर बराबर कितना, तो इतना चक्कर। चलिए आगे चलते हैं। 7 के प्रथम 5 गुणों का औसत क्या होगा, ये आसान चीज़ है। 7 का प्रथम 5 गुना 7 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35। देखिए दोनों के बीच में क्या है, ये बीच है, तो यही उसका एवरेज हो जाएगा, सीधी सी बात है, इसमें कुछ नहीं लॉजिक है, यही लॉजिक है। 21 B4 बेस्ट ऑफ लक। यदि A B C और 3 अलग अलग अभाज्य संख्याएं तो A B और C का महत्तम समावर्तक क्या हो, अभाज्य संख्या है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी अभाज्य संख्या ले लिए 2 3 7, ये सभी अभाज्य संख्या है 3, तो इसका मौसो क्या होगा एक ही होगा, अभाज्य संख्या का मौसो हमेशा 1 होता है, तो इसलिए C नंबर ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, एक ट्रक 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, 4 घंटे में वह कितनी दूरी करेगा, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुने समय, दूरी बराबर 4 गुने समय, तो 75 गुने
4 कर दीजिए, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 पचे 20, 4 सते 28, 2 30, 300 किलोमीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।